दोस्तों नमस्कार। बिहार में पिछले 4 दिन से जो राजनीतिक उठापटक चल रही थी, जो खींचतान चल रही थी और जिस तरह की आशंकाओं का बाजार गर्म था, आज उसका पटाक्षेप हो गया है। नीतीश कुमार राजभवन जाते हैं, इस्तीफा सौंपते हैं और ये ऐलान करते हैं कि अगली सरकार वो जल्दी ही बनाएंगे। इस बार उनके सहयोगी दल दूसरे होंगे। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी, मांझी की हम, ये अब उनके सहयोगी दल होंगे। कैबिनेट नई होगी, लेकिन नीतीश कुमार की चुनौतियां भी होंगी। ये जो वो बिसात है जो दिल्ली के जरिए बिछाई गई थी और उस बिसात पर न जाने कितने मोहरे पिट गए और हालात ये हैं कि अब नीतीश कुमार जो अपने आप को भी वजीर समझ रहे हैं, वो बचेंगे या नहीं बचेंगे ये अभी से कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने अपने इस पलटासन के जरिए अपने इतिहास में किए गई उन तमाम कारगुजारियों को फिर से पुख्ता कर दिया है और यह साबित कर दिया है कि नीतीश कुमार की अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा ही कुछ इसी तरह की रही। थोड़ा सा उनकी राजनीति पर बात कर लें। वो नीतीश कुमार पिछड़ों के एक ऐसे नौजवान के रूप में सामने आते हैं, लोहिया की अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ। जेपी मूवमेंट में बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी राजनीतिक व्यक्तित्व डेवलप होता है और लालू नीतीश दोनों बड़े गहरे दोस्त रहे। एक जमाने में अपने साथ भी रहे। जनता दल में दोनों की राजनीतिक पारी शुरू होती है, लेकिन लालू प्रसाद यादव थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं और नीतीश कुमार को वहीं से दिक्कत शुरू होती है। 94 में उन्होंने जनता दल को छोड़ दिया, समता पार्टी बनाई जॉर्ज फर्नांडीज के साथ मिलकर। आगे चल करके जॉर्ज फर्नांडीज या और दूसरे नेताओं का क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। नीतीश कुमार का कद बढ़ता चला गया। उन्होंने अपने साथ के जो भी लीडर थे उनको धीरे धीरे पृष्ठभूमि में धकेल दिया, लेकिन समता पार्टी भी ज्यादा लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकी। 30 अक्टूबर 2003 को नीतीश कुमार ने अपने पूर्व सहयोगियों को छोड़ करके जनता दल यूनाइटेड बनाई, जेडीयू, और उसके 2 साल के बाद ही वो बीजेपी से गठबंधन करते हैं। उस बीजेपी से जिसकी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लगातार उस विचारधारा पर वो चलते रहे, लेकिन चूंकि बिहार में सत्ता हासिल करनी थी, मुख्यमंत्री बनना था, लालू प्रसाद यादव को चैलेंज करना था, तो वो बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं और सत्ता में आते हैं। और उसके बाद लगातार वो मुख्यमंत्री रहते हैं। 2015 में उन्होंने बीजेपी को भी छोड़ दिया, इसके पहले ही छोड़ दिया। आपको याद होगा 2013 में जो हुआ कि जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने एज ए पीएम कैंडिडेट आगे बढ़ाया, तो नीतीश कुमार ने एक ये कहते हुए बीजेपी का दामन छोड़ दिया कि वो इस सांप्रदायिक राजनीति के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि वो उसके पहले से ही एनडीए के साथ थे और उस वक्त भी उन्होंने साथ नहीं छोड़ा जब 2002 में गोधरा के दंगे हुए थे। उस समय यही नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, रेल मंत्री थे तब नीतीश कुमार। रामविलास पासवान ने तो गोधरा दंगों के बाद इस्तीफा दे दिया था, एनडीए से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, एनडीए को छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन नीतीश कुमार रेल मंत्री बने रहे। और इतना ही नहीं, वो नरेंद्र मोदी के साथ जाकर के चुनाव प्रचार भी करते हैं। लेकिन वो नरेंद्र मोदी क्या बदल गए थे 2013 तक आते आते?
वो जैसे ही पीएम कैंडिडेट बनते हैं, नीतीश कुमार यू टर्न लेते हैं और वो बीजेपी से तौबा करते हैं। 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया, फिर सरकार बनाई, लेकिन 2 साल भी नहीं बीते थे कि फिर तलाकनामा उन्होंने भेज दिया। एक पत्रकार बड़ा मजाक में कहते हैं, ये मेरी भाषा नहीं है, कि नीतीश कुमार को हलाला बहुत पसंद है। तलाक फिर हलाला, फिर तलाक फिर हलाला। 17 में उन्होंने आरजेडी को छोड़ दिया, बीजेपी के साथ आ गए। अब नरेंद्र मोदी के साथ गिले शिकवे सब, सारी आइडियोलॉजी सब खत्म। लेकिन 2022 तक आते आते एक बार फिर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया। 5 साल भी नहीं बीते, फिर से तलाकनामा उन्होंने एक दूसरी पार्टी को भेज दिया, बीजेपी को भेज दिया, और 22 में वो आरजेडी के साथ खड़े हो गए। इस बीच में 20 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें वो बीजेपी के साथ मिलकर के सत्ता में पहुंचे थे। लेकिन 22 में उन्होंने फिर वही कहा कि बीजेपी के लोग काम नहीं करने दे रहे थे या उनकी आइडियोलॉजी उन्हें नहीं पसंद थी। आरजेडी के साथ खड़े हो गए और कसम खाई कि अब मर जाऊंगा लेकिन दोबारा लौट करके उनके साथ नहीं जाऊंगा, बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। और अभी 2 साल भी नहीं बीता कि फिर से तलाकनामा भेज दिया। एक बार फिर से हलाला की तैयारी नीतीश कुमार ने कर दी और आज उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। कल मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ने आइडियोलॉजी को जिस तरह से फेंटा है, और जो रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी ने ट्वीट किया था कि सत्ता के लिए आइडियोलॉजी को हवा की तरह उन्होंने फेंटा है, और अब जब नीतीश कुमार ये करने जा रहे हैं, बहुत सारे विश्लेषक हैं जो ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन नीतीश कुमार था जो पिछले 6 महीने से चल रहा था। जून 2023 से ही जब से इंडिया अलायंस की नींव पड़नी शुरू हुई, उसके सूत्रधार हुए नीतीश कुमार, वहीं नरेंद्र मोदी के कान खड़े होते हैं और उन्होंने शुरू कर दिया ऑपरेशन नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए और उनकी ताकत को खत्म करने के लिए उनके कई मंत्रियों के यहां ईडी के छापेमारी हुई, कई उनके नजदीकियों के यहां ईडी का सम्मन गया और फिर धीरे धीरे शिकंजा कसा जाने लगा। उनके इर्द गिर्द ऐसे सलाहकार घुसाए गए, संजय झा और अशोक चौधरी जैसे लोग, जो आरजेडी के साथ उनके कंफ्यूजन को बढ़ा रहे थे, संदेह पैदा करवा रहे थे, और बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ाने में वो धीरे धीरे कामयाब हो रहे थे। तेजस्वी यादव ने बड़े धैर्य के साथ राजनीति की, हमेशा मंच पर भी नीतीश कुमार के पैर छुए, उनका सम्मान किया। नीतीश कुमार ने चाहे उन मंत्रियों को हटाया हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों को अपने हिसाब से तबादला किया हो, कभी तेजस्वी ने कोई ऐतराज नहीं किया। यहां तक कि तेजस्वी ने कहा कि 2005 के पहले के समय को भी नीतीश कुमार ने कई बार याद दिलाया, लेकिन कभी उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। बड़े संभल करके चल रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन नीतीश कुमार की तो फितरत यही है, और उन्होंने उस फितरत को ऐसे वक्त में भी दोहराया जो वक्त शायद नहीं था। अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं कि भले ही नीतीश कुमार बीजेपी के जाल में फंसे हों, उसके खेल में फंसे हों, लेकिन नीतीश कुमार ने मिस क्या किया है। नीतीश कुमार ने इसके पहले जितनी बार पलटियां मारी थी वो बिहार तक सीमित रही। ऐसे भी उनके साथ एक चीज जुड़ गई थी कि वो विश्वसनीय नहीं है, लेकिन जब उन्होंने इंडिया अलायंस के सूत्रधार के रूप में पटना में बैठक आयोजित की, मेहनत की, ममता को बुलाया, केजरीवाल को बुलाया, अखिलेश यादव को फोन किया, कांग्रेस पार्टी के साथ ताल्लुक बेहतर किए, लालू प्रसाद यादव के साथ दोस्ताना किया, उन्होंने राबड़ी भाभी के घर भी गए। वो नीतीश कुमार अचानक जो खेल करते हैं, वो खेल उनके इतिहास को ही पुख्ता करता है, लेकिन
उनकी तरफ से जो चीजें आ रही हैं, आज जो उन्होंने कहा कि काम नहीं करने दिया जा रहा था, उनके सहयोगी अशोक चौधरी कह रहे थे कि उनको पीएम का फेस बनाया जाए, विपक्ष की तरफ से इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया जाए। ये नहीं किया गया, ये भी कहा जाएगा। मैं मान लेता हूं कि ये नहीं किया गया, लेकिन नीतीश कुमार के पास एक मौका था। विपक्ष में नीतीश की तरह का कोई ऐसा नेता नहीं था जो सबको संभाल करके चलता। कांग्रेस पार्टी ये चाह करके भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि कांग्रेस के साथ बड़ी दूरियां थी उन तमाम राजनीतिक दलों के, क्योंकि ये जितनी पार्टियां कांग्रेस के साथ हैं उनमें कमोबेश हर पार्टी एंटी कांग्रेस राजनीति करके आगे बढ़ी है। चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार खुद हो, लालू प्रसाद यादव हो, ये सब एंटी कांग्रेस राजनीति करते हुए आगे बढ़े हैं। और ऐसे में उनके साथ वो बात नहीं बन पा रही थी और एक ऐसे सूत्रधार की जरूरत थी जिसको पूरा किया नीतीश कुमार ने। मैं थोड़ा एक हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करता हूं कि मान लीजिए नीतीश कुमार संयोजक नहीं होते, मान लीजिए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री भी नहीं होते, त्याग करते नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री खड़गे होते या कोई और होता, इतिहास में क्या दर्ज होता। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, आसन्न लोकसभा चुनाव, और उसके सामने जो खतरे हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से 22 जनवरी का भव्य और दिव्य आयोजन हुआ, उसने पूरे गणतंत्र दिवस के समारोह की उस छटा को फीका कर दिया। भगवा के सामने कहीं तिरंगा कोने में छिपा हुआ बैठा था। देशभक्ति, स्वाधीनता आंदोलन की वो यादें सब कुछ तहस नहस कर दी गई इस गणतंत्र दिवस को। फिर भी नीतीश कुमार ने यह पलटासन किया। ऐसे वक्त में जब लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, ऐसे वक्त में जब संवैधानिक संस्थाएं भीतर से कमजोर की जा रही हैं, ऐसे वक्त में जब संविधान को ही बदलने की बात हो रही है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के द्वारा, और ऐसे वक्त में संविधान पर जब खतरा है, इस देश के वंचित तबके, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, उनकी अस्मिता, उनके अस्तित्व और अपने जीवन की गरिमा पर ही खतरा हो, ऐसे में नीतीश कुमार के पास ये गोल्डन मौका था कि वो अगवानी करते, मजबूत करते इस इंडिया अलायंस को और सफलता के दरवाजे तक लेकर के जाते, और फिर कहते कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूं कि उनका नाम गांधी, लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस होते हुए सोनिया गांधी के साथ दर्ज होता, जिन्होंने सत्ता के किसी भी मोह को त्यागा हो। और नीतीश कुमार का ये नाम उस इतिहास में दर्ज होता कि और साथ ही साथ उनके पूरे उस इतिहास को मिटा देता जो उनके पलटने का इतिहास रहा है, उसको खत्म कर देता। आइडियोलॉजी के रूप में नीतीश कुमार जो कहते आ रहे हैं कि हम सांप्रदायिक राजनीति के साथ नहीं है, एक सेकुलर ऐसे नेता के रूप में नीतीश कुमार का नाम दर्ज होता कि जिसने संविधान को बचाने में, लोकतंत्र को बचाने में अपने सत्ता के मोह को भी त्याग दिया। ये मौका नीतीश कुमार ने छोड़ दिया। शुक्रिया।